To the channel students, I'm Amit Kilor. As you people would know that we are doing history and history को करने का जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था वो ये था कि एक old NCERT that is what that needs to be done actually में this is the book उसका कवर कुछ ऐसा दिखता है right this is the book which we need to do ये वाली बुक है जो कि हमें हिस्ट्री के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़नी होती है हाउएवर अब यूपीएससी ने बेसिकली ये नए वाली जो एनसीईआरटीज हैं ये भी इंट्रोड्यूस कर रखी हैं सो एक बार एटलीस्ट नहीं तो बेटर होगा कि हम इन न्यू एनसीईआरटीज को भी पढ़ लें बिकॉज दे आर पिकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम हियर नाउ द थिंग इज दैट कि ये न्यू एनसीईआरटीज जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टोटल 4 चैप्टर है वी हैव ऑलरेडी डन 1 2 एंड 3 एंड टुडे वी विल बी डूइंग द लास्ट चैप्टर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चैप्टर पूरे के पूरे चारों के चारों चैप्टर्स में से सबसे इजी है फॉर द फर्स्ट वन रीजन इज दैट कि दिस इज गिवन इन द ओल्ड एनसीईआरटी आल्सो नॉट एज ए सेपरेट चैप्टर लेकिन इंटरनल चैप्टर्स के अंदर अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं सेकंड क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हमें पॉलिटी में भी करना पड़ता है तो भी मतलब हमें इसके बारे में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी सो एक बार इस वाले पूरे के पूरे चैप्टर को रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी से वैसे सिंपल है सो वुड नॉट एक्चुअली हैव मच बाकी जो मेरे टेलीग्राम चैनल है दैट इज द t.me/AMIT अमित किल्लोर के नाम से होगा नाउ उसके अंदर मैंने एक गूगल ड्राइव पिन कर रखी है सो इफ यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज विच आर ओपनली अवेलेबल लेकिन दे आर कलेक्टेड एट वन प्लेस ठीक है उसमें हर एक एनसीईआरटी की मैंने समरी बना के दे दी है तो जो ये न्यू एनसीईआरटी है रिमेंबर दिस व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू रीड इट वंस एक बार रीड करनी है उसके बाद इस किताब का कोई यूज नहीं होगा उसके बाद जो मैंने समरी बना रखी है इस किताब की क्योंकि यू विल मेक द नोट्स बट आपको नोट्स बनाने से पहले मैंने उसकी समरी बना दी है अब बस वो समरी फॉलो करेगी उसके अलावा इस न्यू एनसीईआरटी का कुछ नहीं करना है मेन फोकस हमारा कल से स्टार्ट होगा दैट इज दिस मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र इसको पढ़ के बेसिकली जो है थोड़ा सा काम ज्यादा बेहतर होगा सो विल एक्चुअली स्टार्ट इट फॉर टुमारो सो आज ये वाला चैप्टर रीड कर लेते हैं नाउ दिस चैप्टर एज द टाइटल सजेस्ट डिस्कसेस अबाउट द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया था एंड ये उसी प्रोसेस को उसी टाइम को डिस्कस करता है राइट दिस इज एज सिंपल एज दैट कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था इट हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड बट लॉन्गेस्ट इन द सेंस नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट जिसका नाम है अलाबामा उस अलाबामा स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज कंट्री में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लंबा है एज लंबा इन द सेंस कि द लेंथ ऑफ द वर्ड्स द नंबर ऑफ द वर्ड्स तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही लंबा है 1.5 लाख से भी ज्यादा वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलेटिवली अगर हम बात करें कंपैरेटिवली तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 4500 वर्ड्स के करीब है राइट एक बच्चे का मेंस का जो पेपर होता है उसमें मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर हमें कम से कम नहीं तो 3500 से 4000 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं बस इतना ही लंबा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वेयर एज व्हेन इट कम्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको पढ़ने में हमें कम से कम नहीं तो पूरे पूरे 2 महीने लग जाते हैं अगर अच्छी तरह से डिटेल से याद करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज फॉर्म्ड बिटवीन द 1946 एंड द 1949 एंड दिस वाज फॉर्म्ड ओवर दीज 11 सेशंस जिसको ये कम से कम 165 डेज में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी सो जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था ओके देयर वर पीपल हु वर इलेक्टेड स्पेसिफिकली विद द पर्पस टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वर कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा उसको कहा जाता है नाउ ये जो संविधान सभा को चुनने का जो प्रोसेस है दिस हैपेंड इन 1946 में बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो प्रोसेस है वो ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे से पहले स्टार्ट हो चुका था राइट एंड दिस चैप्टर बेसिकली डिस्कसेस कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो देश कितने कॉम्प्लेक्स टाइम से गुजर रहा था इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट पीरियड फॉर द कंट्री एट दिस टाइम इंडिया का पार्टीशन होता है एंड यूनाइटेड इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज एक तो इंडिया और ऑब्वियसली द सेकंड वन इज द पाकिस्तान नाउ जो ये माइग्रेशन हो रहा था भारत के लोग जो थे वो बेसिकली पाकिस्तान में जा रहे थे जो पाकिस्तान का जोग्राफिकल एरिया था वहां से भारत के लोग आ रहे थे दिस पीरियड ऑफ द 1 to 1.5 years इसमें काफी सारे से राइट्स भी हुए मिलियंस ऑफ द पीपल वर बेसिकली डिस्प्लेस्ड मतलब ऐसा इंसिडेंट हम पूरे पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करता है सो इट वॉज ए डिफिकल्ट पीरियड ऑफ दैट टाइम विच वॉज हैपनिंग सो द थिंग इज दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा एक्सेप्शनली डिफिकल्ट पीरियड के समय में बना था साथ ही साथ वो पीरियड वियर्डली इनफ उसी समय बहुत सुपर होप और ऑप्टिमिज्म का भी था मतलब एक देश अगर 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हो जाता है 15th of August 1947 को सो देयर वाज ऑब्वियसली एन इंटरनल होप फॉर द फ्यूचर ऑल्सो बट साइमल्टेनियसली वो देश पार्टीशन भी किया गया था तो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्टीज भी आ रही थी साथ ही साथ फ्रेश इन द पॉपुलर मेमोरी वाज द क्विट इंडिया स्ट्रगल ऑफ 1942 जो कि परहैप्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट थी अब इस सेंचुरी में यानी कि 1900s के बाद
इंडियन नेशनल मूवमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट 4 मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पूरी डिटेल्स में पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन हैपेंड इन दी 1905 स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद जो बाकी 3 थी वो गांधी की लीडरशिप में हुई थी। 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड 1940s में क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके साथ साथ जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1946 में एक इंपॉर्टेंट छोटा सा रिबिलियन या रिवोल्ट, म्यूटिनी हुई थी, जिसको म्यूटिनी कहा जाता है, रॉयल इंडियन नेवी की बॉम्बे में, द राइजिंग ऑफ द रेटिंग्स। रेटिंग्स जो नेवी के जो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को रेटिंग्स कहा जाता है। तो 1946 में जो उस समय भारत की जो नेवी थी उसको रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, उसके एक ग्रुप ने, एक सोल्जर्स ने जो नेवी में होते हैं, उनकी रेटिंग्स ने बेसिकली एक म्यूटिनी कर दी थी अपने सीनियर्स के अगेंस्ट। नाउ दीज थिंग्स, इसी दौरान जितने भी ये 1945 से पहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट थी, वी सी ए फीचर कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक पर्टिकुलर डिग्री तक मैनिफेस्ट होती थी। मतलब कि देयर आर ऑब्वियसली सम स्कैटर्ड केसेस ऑफ द हिंदू मुस्लिम राइट्स, बट जनरली स्पीकिंग जो भी लार्ज नेशनल स्केल की मूवमेंट्स थी उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी हुई होती थी। बट सरप्राइजिंगली इन दीज लास्ट 40 ईयर्स और द फर्स्ट 40 ईयर्स ऑफ दिस 20th सेंचुरी, जो इंडिया की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, विच वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, उनके बीच पे रिपीटेडली कोई कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन व्यू पॉइंट नहीं बन पाया। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी इशू को फेस करते वक्त दे यूज्ड टू बेसिकली डिफर। एंड व्हेन इन 1940s दिस डिस्कशन बेसिकली केम टू फोर कि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका देंगे या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली देश को छोड़ के चले जाएंगे। इस समय इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इंडिया को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रही थी और सबसे ज्यादा पावरफुल थी, इन दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज या फिर कोई भी कॉमन कंसेंसस नहीं बन पाया कि हाउ द फ्यूचर बियॉन्ड द ब्रिटिशर्स, इंडिया का बेसिकली फ्यूचर होना क्या चाहिए। नाउ मुस्लिम लीग की एक डिमांड बढ़ी 1946 में। इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो उस समय इन्होंने डिमांड किया ब्रिटिशर्स से कि दे वुड नीड गारंटीज कि हमें एक सेपरेट स्पेस, एक ऑटोनोमस स्पेस चाहिए मुस्लिम्स के लिए, बिकॉज दे यूज टू क्लेम कि दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। नाउ बिकॉज इनको ब्रिटिशर से बेसिकली इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला, तो इन्होंने 16th of August 1946 को डिक्लेयर कर दिया एक्शन डे के तहत। दैट वाज डन बाय द मोहम्मद अली जिन्ना। नाउ आफ्टर दैट एक्शन डे अगले पूरे 1 साल तक इंडिया के अंदर मैसिव कम्युनल राइट्स होते रहे थे नदर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में। दीज राइट्स बिकेम वन ऑफ द मेन बेसिस जिसकी वजह से बेसिकली पार्टीशन करना भी पड़ा। एंड इनको कहा जाता है द कलकत्ता किलिंग्स ऑफ द अगस्त 1946। जब ये एक बार ये एक्शन डे के बाद 1946 में जब राइट्स होने लगे कलकत्ता में, तो उसके बाद पूरा का पूरा साल, अगले साल नदर्न और ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये बेसिक कम्युनल राइट्स की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। एंड दीज आर दी वायलेंसेज दैट कल्मिनेटेड इन दी मैसेकर्स दैट अकम्पनीड द ट्रांसफर ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड। नाउ अगस्त 1947 is the official date of the independence of the India. बट उसी समय जब भारत आज़ादी मना रहा था तभी बेसिकली जो भारत में मुस्लिम्स थे वो इंडिया की पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, जो हिंदू और सिख थे जो पाकिस्तान के वो बेसिकली भारत में आ रहे थे। एंड दे वर फेसिंग ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट चॉइस कि या तो वो किसी भी समय किसी भी राइट्स में मारे जा सकते थे, या उनकी जो पिछले कई सेंचुरीज की जो पूरी की पूरी जहाँ पर वो कई 100 सालों से रह रहे थे, उनकी पूरी की पूरी जो पुश्तैनी ज़मीन थी, जो पुश्तैनी घर था, सारे रिश्तेदार थे, उन सबको छोड़ के बेसिकली कहीं एक दूसरी नई जगह पर जाकर उनको रहना था। सो द मिलियंस ऑफ द रिफ्यूजीज मूव्ड Muslims into East and West Pakistan and Hindus and Sikh into the West Bengal and the eastern half of the Punjab. एंड जब ये ड्यूरिंग ये जो माइग्रेशन चल रही थी उसी दौरान बड़े सारे से क्या नाम है राइट्स हो जाया करते थे, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की बेसिकली इन्हीं राइट्स में जान भी गई। साथ ही साथ इसके साथ स्पेसिफिकली एक जो ये कम्युनल राइट्स पार्टीशन का इशू था, मतलब वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा देश की जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चल रहा था, तो देश कितने चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहा था, जिसमें से सबसे बड़ी है पार्टीशन। द सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज विच द कंट्री वाज फेसिंग वाज दैट कि व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग द कंट्री तो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। सबसे पहले वाली थी जिनको प्रोविंसेस कहते हैं, दीज वर दोज एरियाज विच वर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो हम जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जो भी लॉ पढ़ा जाता है, जैसे कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट या फिर 1909 का मिंटो मॉर्ले एक्ट्स हो गए, या फिर 1919 के मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दोज ऑल द एक्ट्स विच वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स दे वर एप्लीकेबल ऑन दीज प्रोविंसेस। इसके साथ साथ एक दूसरे हमारे देश के
एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज थे उनको कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। ये प्रिंसली स्टेट्स वो एरिया थे जो कि लोकल राजा और प्रिंसेस के द्वारा चलाए जाते थे। इन्होंने ऑफिशियली सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा था ब्रिटिशर्स के साथ, बट इंटरनल अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये ऑटोनोमस हुआ करते थे। तो जब देश आजाद हो रहा था, जब देश का विभाजन हो रहा था, तो ये भी चैलेंज आया कि इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या किया जाए। नाउ एटलीस्ट नहीं तो 1/3 ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया पाकिस्तान पूरे के पूरे अनडिवाइडेड इंडिया को अगर मिला के बात करें, तो 1/3 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ये प्रिंसली स्टेट से घिरा हुआ था। मतलब कि इट वाज क्वाइट अ बिग इशू। एंड अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, अगेन पॉपुलेशन भी अप्रॉक्सीमेटली 1/3 के करीब थी। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा पे बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन आज़ादी के समय 38.9 करोड़ के करीब थी, 38 करोड़ की पॉपुलेशन थी इंडिया पाकिस्तान दोनों के मिला के। उसमें से कम नहीं तो 9 से 10 करोड़ जो लोग थे वो प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे, विच अगेन गिव्स अ सिंपल सिचुएशन ऑफ 1/3। तो 1/3 ऑफ जोग्राफिकल एरिया एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन यूज टू कम अंडर दिस प्रिंसली स्टेट्स। नाउ जब ब्रिटिश क्राउन, जो ये सारे के सारे यहाँ पे नवाब और जो महाराज थे, इन्होंने ऑफिशियली अपनी एलिजियंस जो थी वो ब्रिटिश क्राउन को दे रखी थी। बट जब वो गए थे, स्पेसिफिकली जब ब्रिटिश इंडिया भारत छोड़ रहे थे, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था कि अब ये क्या करेंगे, क्या ये अपना इंडिपेंडेंट अपनी डायनेस्टी चलाते रहेंगे, अपना राज्य अपना इंडिपेंडेंटली चलाते रहेंगे, या ये जो दो नए देश बन रहे हैं ये उनके साथ जुड़ेंगे। एज कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर रिमार्क, सम महाराजाज नाउ बिगेन टू लग्जूरिएट इन द वाइल्ड ड्रीम्स ऑफ द इंडिपेंडेंट पावर इन इंडिया ऑफ मैनी पार्टीशन। तो बहुत सारे से जो महाराज थे प्रिंसली स्टेट्स में जो रहने वाले, दे वर एक्चुअली थिंकिंग ड्रीम्स, सपने तो ये ले रहे थे कि अब बेसिकली अंग्रेज चले गए हैं तो अब अपना इंडिपेंडेंट राज्य दोबारा से बन जाएगा। नेवरदलेस द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ाई करते हैं, पॉलिटी करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा देश चलता है, वो बेसिकली बना कैसे था। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, विच बेसिकली मेट एवरी in consequent sessions and they basically created this constitution। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 में क्रिएट किया गया था। तब तक देश का विभाजन नहीं हुआ था। तो इनिशियली आइडिया ये था कि पूरे के पूरे अनडिवाइडेड इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी और उसके अंदर 389 पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, पॉपुलेशन है 38 करोड़ 90 लाख, तो 389 लोगों को चुन लिया जाएगा, हर 10 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव, एंड दीज पीपल विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सजेशन था, दिस वॉज गिवन बाय द कैबिनेट मिशन ऑफ द ब्रिटेन। कैबिनेट मिशन ऑफ द ब्रिटेन का मतलब है कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू 3 लोग थे बेसिकली जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर्स थे, उनको यहां पे भेजा गया था। उनको इंडिया भेजा गया था। सो दे सजेस्टेड कि इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेते हैं। बट ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं बनी थी, मतलब कि ऐसा पूरे देश में कोई इलेक्शंस नहीं हुए थे इन लोगों को चुनने के लिए। रादर 1945 और 46 में, मतलब कि नवंबर दिसंबर 1945 और जनवरी फरवरी 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। जो मैंने बताया आपको कि जो ब्रिटिश जिस एरियाज को एडमिनिस्टर करते थे, उन प्रोविंसेस के जो इलेक्शंस थे, उसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर चुने गए थे, उन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लोगों ने इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना था। नाउ इसको अगर हम एनालॉजिकली समझना चाहें, तो जैसे आज हमारे किसी देश के राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पर इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शंस होते हैं विधानसभा को चुनने के लिए, जिसके अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए को चुना जाता है। नाउ अज्यूम द सेम थिंग इन द ब्रिटिशर्स कॉन्टेक्स्ट। तो ब्रिटेन के समय में एक प्रोविंस है जिसका नाम है बॉम्बे प्रोविंस, एक प्रोविंस है जिसका नाम है मद्रास प्रोविंस या बंगाल प्रोविंस। वहां पर इलेक्शंस हुए हैं एक प्रकार से एमएलए के, आज के प्रेजेंट डे के एमएलए के, लेकिन क्योंकि उस समय हम स्टेट नहीं बोलते, उसको प्रोविंसेस कहते हैं, तो उनको कहेंगे मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो वो जो एमएलए हैं वो बेसिकली चुनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, यानी कि फुल फ्लेजेड पूरे के पूरे देश में इलेक्शन नहीं होगा। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो रखे हैं उसमें जिन लोगों को चुना गया है वो लोग बेसिकली चुन लेंगे। नाउ एट दैट टाइम ऑल ओवर द कंट्री अप्रॉक्सीमेटली 1500 मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, टोटल 1500 के करीब मेंबर्स थे, इन लोगों ने बेसिकली चुना। नाउ जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे देता हूँ इस बुक के अंदर, क्योंकि ये 12th क्लास की एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। जब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के असेंबली हुए तो प्लान था कि टोटल 389 लोगों को चुनना है, ठीक है। 389 लोगों में से 296 लोगों का इलेक्शंस होगा, ठीक है। ये लोग इलेक्शन से चुने जाएंगे क्योंकि ये ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर आते हैं, और जो 93 लोग हैं इनको नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसली स्टेट से। तो जब इन चीजों का इलेक्शन हुआ, इन 296 लोगों का, तो दो पॉलिटिकल पार्टीज, इट वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, द कांग्रेस। कांग्रेस ने जितने भी जनरल सीट्स थे प्रोविंशियल इलेक्शंस में वो जीत गए। सो कांग्रेस वाले जीत गए थे 208 सीटें,
एंड देन इसके अलावा मुस्लिम लीग कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द सीट्स विच वर रिजर्व फॉर द मुस्लिम, सो मुस्लिम लीग अप्रॉक्सीमेटली 73 सीट जीत गई। तो 300 सीटों का अप्रॉक्सीमेटली इलेक्शन होना है, उसमें से 200 के करीब कांग्रेस जीत गई है और 75 के करीब बेसिकली मुस्लिम लीग जीत गई है, राइट। सो इफ वी गेट द प्रोपोर्शन, हम देखते हैं कि 3:1 के प्रोपोर्शन में बेसिकली सीटें जीते हुए अप्रॉक्सीमेटली, राइट, दैट इज द आइडिया। सो विच बेसिकली मीन्स कि मुस्लिम लीग वॉज क्वाइट अ पावरफुल वॉइस एट दैट टाइम। तो मतलब जिस चीज से मुस्लिम लीग अग्री नहीं करती थी या अगर वो कंसेंसस पे नहीं आती थी तो ब्रिटिशर्स उसको इग्नोर नहीं करते थे, बिकॉज दे एक्चुअली हैड सम काइंड ऑफ अ स्टैंडिंग इन दोज इलेक्शंस। बट लीग ने क्या हुआ, इलेक्शन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी कि हमें पाकिस्तान चाहिए विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो 82% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे वर द मेंबर ऑफ द कांग्रेस। सो 296 मेंबर्स इलेक्शन होने थे, उसमें से 208 लोग जो थे वो बेसिकली कांग्रेस के थे, बट रेस्ट ऑफ द पीपल 73 वर मुस्लिम लीग, 15 वर इंडिपेंडेंट। दे चोज नॉट टू टेक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लिया तो उनका इलेक्शन हो गया है, बट देन जब मीटिंग होनी स्टार्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो मुस्लिम लीग ने बोला कि हम इसको बॉयकॉट कर देंगे बिकॉज वी हैव नॉट गॉट द एश्योरेंस रिलेटेड टू द न्यू कंट्री। नाउ द थिंग इज दिस, डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सबसे पहली जो मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस मीटिंग के अंदर सिर्फ 211 लोग आए थे, ठीक है, ओनली 211 पीपल केम। मुस्लिम लीग के जो भी लोग थे उन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया। नाउ दिस वाज अ बेसिक आइडिया। एक बार फिर दोबारा से इसको देखते हैं। 389 लोगों को चुनना था, 296 लोगों का इलेक्शन होना था, 93 लोग नॉमिनेट होने थे, बट दिस वाज प्री इंडिपेंडेंस, प्री पार्टीशन, ठीक है। इसका इलेक्शन 1946 में हुआ तो 208 लोग जो थे वो कांग्रेस के जीत गए और 73 लोग जो थे वो मुस्लिम लीग के जीत गए एंड 15 लोग इंडिपेंडेंट थे। ये लोग तो नॉमिनेट होने हैं तो वी डोंट नीड टू लुक एट इट। बट ये सब होने के बाद जब मीटिंग स्टार्ट हुई 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई तो सिर्फ 211 लोग उस दिन प्रेजेंट थे। मुस्लिम लीग ने उसको बेसिकली बॉयकॉट कर दिया था। एंड फाइनली, क्योंकि एग्जैक्टली उसके 7-8 महीने के बाद देश का विभाजन ही हो जाता है, व्हेन द कंट्री वाज पार्टीशन, जब पूरे के पूरे देश का पार्टीशन हो गया तो जो इंडिया की ज्योग्राफी में जितने भी लोग थे इलेक्टेड हुए वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गए और जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी में जो लोग थे उनको बेसिकली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया गया। तो ऑन द 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 के बारे में बात करें तो हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे टोटल 299 पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ दिस इज व्हाट इट मेंशंस कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर थे। यहां पे इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रखना चाहते, बट द थिंग इज दिस, इनमें से 6 मेंबर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कांग्रेस, वेरी कोर कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड द राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जी ही थे जिन्होंने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एज वेल एज द रेजोल्यूशन टू प्रपोज दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वुड बी horizontal tricolor of the saffron, white and dark, green in equal proportion with the wheel in the navy blue at the center। तो ये प्रीलिम्स का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों को पॉलिटी में हर एक पॉलिटी के बच्चे को ये पता रहता है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन नाम का जो रेजोल्यूशन था वो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस आइडिया ऑफ आवर नेशनल फ्लैग ये भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये आइडिया कि हमारा जो देश होगा और उसका बेसिकली ध्वज कैसा होगा, उसका झंडा कैसा होगा, वो भी बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द पर्सन हु यूज्ड टू वर्क द बिहाइंड द सीन्स। ये स्पेसिफिकली सारी की सारी रिपोर्ट एंड वर्किंग टू रिकनसाइल दी अपोजिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू। सेकेंडली, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इस असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिकली प्रेसिडेंट थे। तो उनको बेसिकली सारे की सारी डिस्कशंस को कंस्ट्रक्टिवली आगे रखना पड़ता था और सबको मौका देना पड़ता था बोलने का। देन इसके अलावा बिसाइड्स द कांग्रेस ट्रायो, एक सबसे और इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे दैट वाज द इकोनॉमिस्ट एंड द लॉयर B.R. अंबेडकर। नाउ बिफोर इंडिपेंडेंस B.R. अंबेडकर वाज द अपोनेंट ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, ब्रिटिश रूल के समय में वो एक पॉलिटिकल अपोनेंट थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो महात्मा गांधी जी की एडवाइस पे उनको एज एन इंडिपेंडेंस ही ज्वाइंड द यूनियन कैबिनेट एज द लॉ मिनिस्टर। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे और उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके लॉ मिनिस्टर भी थे। ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ही वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं के साथ अंडर B.R. अंबेडकर 2 और लोग काम करते थे, 2 मोर लॉयर्स, KM मुंशी फ्रॉम गुजरात एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास, जो कि बेसिकली बहुत ही क्रिटिकल है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इन 6 मेंबर्स के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट्स भी हैं। वन वाज द B.N. राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली ये बैकग्राउंड पेपर प्रिपेयर करते हैं बाकी सारे के सारे कंट्रीज
के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके, एंड अनदर वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन एस.एन. मुखर्जी, जो कि बेसिकली पूरे के पूरे अगेन उनके साथ जो B.R. अम्बेडकर और B.N. राव के साथ काम करके कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट और उसके लैंग्वेज और उसके बेसिकली स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। अम्बेडकर जी के पास पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली के थ्रू रन करे। 3 साल लगे स्पेसिफिकली विद द प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशंस टेकिंग अप। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन 3 साल में अप्रोक्सीमेटली 165 दिन मिली थी, ठीक है, और वो जितनी भी जो भी डिस्कशन करते थे ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली रिकॉर्डेड, दोज आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पॉइंट को ऐड किया गया है, कौन सा पॉइंट ऐड नहीं किया गया है, किस प्रोविजन को रखा, किसको नहीं रखा गया, और रखने के क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बेसिकली मेंशन्ड इन दोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सर लकीली एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न हमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ द थिंग इज दिस, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ऑब्वियसली एक्सप्रेसिंग डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स भी थे। क्या आइडिया था, कौन सा पॉलिटिकल, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना चाहिए, क्या मॉरल वैल्यूज होने चाहिए सिटीजन्स के, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर बेसिकली अवेलेबल इफ दैट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की विजन क्या है? ऑन द 13th of December 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ने वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हो रही थी उसमें एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन नाम का एक पेपर प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इस संविधान सभा के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नाउ ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये बेसिकली डिफाइन करते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को, एंड प्राइमरली स्पीकिंग इसी फ्रेमवर्क के अंदर सारे के सारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पूरा प्रोसेस हुआ था। तो इट इज अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये कहा जाता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शैल स्ट्राइव कि देश में ऐसा संविधान हो जिसके अंदर जस्टिस हो, जिसके अंदर बेसिकली लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, ऑल दीज बेसिक आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त किन चीजों को बेसिकली ध्यान रखना है। नाउ इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि कोई ऐसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि आज से हमारा देश इंडिपेंडेंट हो, सॉवरेन हो, रिपब्लिक हो, जिसके सारे के सारे सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की गारंटी दी जाए। एंड आफ्टर आउटलाइनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स नेहरू प्लेस्ड द इंडियन एक्सपेरिमेंट इन अ ब्रॉड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिज माइंड वेंट टू बैक द हिस्टोरी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली 13th of December 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो स्पीच दी थी वो इसके अंदर दी हुई है, इसको पढ़ने की कोशिश करना थोड़ा सा अच्छा है। वाइब वाला वैसे हमारे काम की नहीं है, बट हाँ इस स्पीच से कोई कोट उठा के नॉर्मली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल सा। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट मेंशन्ड है, दिस इज रिलेटेड टू दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वाली स्पीच के अंदर मेंशन किया था। नेहरू स्पीच, what exactly is being stated here? नेहरू जी इतने नॉस्टैल्जिक क्यों हैं पास्ट की तरफ? व्हाट वाज ही सेइंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आइडियाज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें इंक्लूड करने हैं? उन्होंने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्यों रेफर किया? सो वो स्पेसिफिकली उनका पर्पस ये था कि ही वांटेड टू लोकेट द हिस्ट्री विद इन अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द लिबर्टी एंड द फ्रीडम, कि भारत का जो इतिहास वो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी का नहीं है, रादर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, दिस इज अबाउट दैट, इट्स इन अ मच मोर लार्जर कॉन्टेक्स्ट। बट ऐसा नहीं है कि ये जो पुराने फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, दीज आर द इवेंट्स जो कि हमारे देश के लिए ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करेंगे। ही डिडंट डिफाइन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी और समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू कॉपी। हमारा जो सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो अपने भारत के लिए फिट होगा और उन वैसा जो कि भारतीयों को बेसिकली एक्सेप्टेबल होगा। नाउ द विल ऑफ द पीपल, एक कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लाहिरी, उन्होंने स्पेसिफिकली ये दिखाया कि इवन जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स हो रही है इसमें भी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का थोड़ा सा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली अर्ज किया लोगों से कि यार किसी भी तरीके से हमें इंपीरियल रूल, ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश जो कॉलोनियल हैंगओवर है उससे कंप्लीटली फ्री होना पड़ेगा। इन द विंटर ऑफ द 1946-47 द ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया। उस समय एडमिनिस्ट्रेशन जो था एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन था, जवाहरलाल नेहरू जी बेसिकली उसको चला रहे थे, लेकिन वो वाइसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर ही काम कर रहा था। द थिंग इज दिस, लाहिरी जी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश मेड है, इट वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। एट दैट टाइम उनको सोमनाथ लाहिरी जी ने बेसिकली ये इशू उठाया कि नो डाउट्स अबाउट इट कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है पर अभी भी वो ब्रिटिशर्स के इंपैक्ट से काम कर रही है। नाउ द थिंग इज दैट नेहरू एडमिटेड दैट द मोस्ट नेशनलिस्ट लीडर वांटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती। सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली हमें वैसी नहीं मिली। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके अंदर ब्रिटिशर्स का भी हाथ है, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाने में बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। बट द थिंग इज दैट यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच दिस असेंबली डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ। लेकिन अगर नोटिस करेंगे तो ये असेंबली ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई है लेकिन ब्रिटिशर्स से स्ट्रेंथ डिराइव नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बनती है क्योंकि किसी कागज पे लिख दी गई है। गवर्नमेंट्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। वी शुड देयरफॉर कीप इन माइंड कि जो लोगों
जो मासेस ऑफ द इंडियन है, उनके थ्रू हमने इस क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस उनकी एस्पिरेशंस, जो भारतीयों के एस्पिरेशंस है, उसको एक्सप्रेस करना है। एंड डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, दीज वर द आइडियल्स जो कि बेसिकली पिछले 100 सालों से जिस आइडियल्स के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है। नाउ द थिंग इज दिस, जब ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में ये पॉइंट करते हैं कि डिप्रेस्ड कास्ट की सफरिंग चल रही है, या कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट वर्कर्स और पेजेंट्स को बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के लिए, द नेशनल मूवमेंट वाज अगेंस्ट द सेम गवर्नमेंट जो कि ऑप्रेसिव और इलेजिटिमेट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ रही थी। इट वाज अ स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी, जस्टिस फॉर द सिटीजन्स, राइट्स एंड द इक्वालिटी। और जैसे जैसे ये डिमांड्स थी रिप्रेजेंटेशन की, जो कि ग्रो कर रही थी, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1900 से लेके 1950s के बीच में जितने भी ब्रिटिश लॉज आए गए थे 1909, 1919, 1935 के, उसके अंदर वो रिप्रेजेंटेशन जो थी, ब्रिटिशर्स वर फोर्स टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिससे भारतीयों का जो पार्टिसिपेशन था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में धीरे धीरे बढ़ा। एग्जीक्यूटिव वाज स्लाइटली made responsible to the legislature in 1919, almost entirely under the Government of India Act 1935। जब 1937 में इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस कम से कम नहीं तो 11 प्रोविंसेस में 8 में गवर्नमेंट भी बना ली थी। येट हमें यह भी देखना चाहिए कि अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स जनरली स्पीकिंग एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की डिमांड के बेसिस पे थे। दे वर नॉट डायरेक्टली डिबेटेड एंड फॉर्मुलेटेड बाय द इंडियंस। जनरली वो जितने भी बनाए गए थे वो बनाए तो ब्रिटिशर्स ने थे। इलेक्टोरेट जो कि उस समय के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को इलेक्ट करता था, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी देश का सिर्फ 10 से 15% अडल्ट पॉपुलेशन ही उस समय एलिजिबल थी वोट करने के लिए। द लेजिस्लेचर इलेक्टेड अंडर द 1935 ऑल्सो, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल और ब्रिटिश रूल्स के अंदर, कॉलोनियल और ब्रिटिश फ्रेमवर्क के अंदर काम करता था। विजन दैट नेहरू वॉज ट्राइंग टू कॉन्स्टिट्यूट वॉज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या घटिया पैराग्राफ लिखा हुआ है देखो एनसीईआरटी ने, सच्ची सच्ची बताऊं तो मतलब ऐसी रैंडम बातें कर दी, कुछ भी, कोई तुक नहीं बना इन चीजों का। बट खैर मतलब दे कुड हैव प्रोबब्ली आर्टिकुलेटेड एंड पुट इट मोर बेटर, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले एक बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में, ठीक है। दिस नेक्स्ट पैराग्राफ बेसिकली एक्सप्लेन्स कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसके बारे में डिबेट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट वो वेहेमेंटली सबके सब उस बात से डिसएग्री करते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो 1909 में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, व्हेन दे इंट्रोड्यूस दी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जहां पर भी इलेक्शंस होंगे देयर विल बी सम सीट्स विच वुड बी रिजर्व्ड, कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ सीट रिजर्व नहीं होगी, उसमें वोट भी सिर्फ वही कम्युनिटी करेगी। मतलब कि जैसे कि मुस्लिम्स के लिए एक एरिया रिजर्व कर दिया गया है कि उस एरिया में जब भी इलेक्शन होगा तो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। बट सेकंड मोर इंपॉर्टेंट बात, जो वोटर्स होंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, उसको बेसिकली बाकी लोग वोट भी नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। दिस इज सेपरेट, दिस इज डिफरेंट देन द रिजर्वेशन, रिजर्व्ड सीट। रिजर्व्ड सीट के अंदर कैंडिडेट रिजर्व्ड होता है कि सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है या शेड्यूल्ड ट्राइब का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, लेकिन उस एरिया में रहने वाले हर एक आदमी के पास वोट का अधिकार होता है। तो ओनली द कैंडिडेट और द सीट इज रिजर्व्ड वेयर एवरीबडी वोट्स। वेयर इन सेपरेट इलेक्टोरेट दोनों रिजर्वेशन होती है, मतलब कि कैंडिडेट भी रिजर्व्ड होगा और उसके साथ साथ जो वोटर्स हैं वो भी बेसिकली उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं। इन ऑगस्ट 1947 बी पॉलकर बहादुर फ्रॉम मद्रास, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और उन्होंने बेसिकली एक डिमांड रखी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू करना चाहिए। उन्होंने कहा स्पेसिफिकली वाई, क्योंकि हमारा जो देश है उसके अंदर बड़ी सारी सी माइनॉरिटीज भी एग्जिस्ट करेंगी और माइनॉरिटीज के अगर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो उसके लिए एक सिंपल तरीका उनको उस समय समझ आया कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना चाहिए। हाउएवर ये स्पेसिफिकली जो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी इससे कोई भी नेशनलिस्ट बेसिकली एग्री नहीं करता था, ठीक है। द पार्टीशन, अभी अभी बेसिकली सोचिए 29 अगस्त को बात कर रहे हैं, लिटरली 15 दिन के पहले पार्टीशन हुआ है। तो जितने भी नेशनलिस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देवर फर्वेंटली अपोज टू द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उनको इस बात का अंदाजा था कि अगर अब फ्यूचर में हमारे देश में सेपरेट इलेक्टोरेट रखे जाएंगे तो हमारे देश में कंटिन्यूड सिविल वॉर, राइट्स और वायलेंस होती रहेगी। ये एक प्रकार का पॉइजन है जो कि देश के बॉडी पॉलिटिक में घुस गया था और इसको निकालना पड़ा। इसको ये निकला है बेसिकली पार्टीशन से, और अगर इसको दोबारा घुसा दिया गया तो फिर इसको ऑलमोस्ट निकाला नहीं जा सकता है। That's why, look at it. Sardar Vallabhbhai Patel basically declared, "Do you want peace in this land? If so, do away with it." Damn it. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ब्रिटिश तो भाग गए हैं लेकिन उनके करे हुए कारनामे जो है वो अभी भी बेसिकली देश में रह गए हैं। इट इज ऑफ नो यूज सेइंग दैट वी आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट बिकॉज इट इज गुड फॉर अस। वी हैव हर्ड इट लॉन्ग इनफ। बहुत सुन लिया हमने कि सेपरेट इलेक्टोरेट अच्छा होता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है।
वी वर टू गेट आउट ऑफ इट और नॉट। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है वो बेसिकली अग्री नहीं हुई, दिस इज व्हाट इट टेल्स, बाकी इसके अंदर कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इट वाज अ सुसाइडल डिमांड, ये परमानेंटली माइनॉरिटीज को आइसोलेट कर देगी, उनको वल्नरेबल बना देगी, और बेसिकली उनका गवर्नमेंट में एक्चुअली में कोई इफेक्टिव से नहीं हो पाएगा अगर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया। सो दिस वॉज मोर और लेस पार्ट ऑफ इट, मतलब वो डिनाई कर दिया गया था। बेगम आइजास रसूल फेल्ट दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट वर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सिंस वो माइनॉरिटीज को आइसोलेट करते थे। बाय 1949 सारे के सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मुस्लिम मेंबर्स थे, वो सब अग्री कर गए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के अलग के मतलब अलग है, उससे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता है, ना ही बेसिकली मतलब कुछ भी नहीं होता, नुकसान होता है बेसिकली, मोटा मोटी बात करें तो। ठीक है, नाउ वाइल वेलकमिंग द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ये हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो चैप्टर है ये आपको उस समय के इन्होंने जो ये चैप्टर है ये उन डिबेट से उठाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट से। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, यूपीएससी इनको पूछता नहीं है, पर जो एनसीईआरटी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है उसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन बहुत वैलिडली बनता है। ठीक है, जैसे कि अभी ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर मेंस में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आसानी से, हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है और पॉलिटी वाले चैप्टर में, पॉलिटी वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है कि क्यों क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं पुश किए। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई डिबेट यूपीएससी पूछता नहीं है, इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इस एनसीईआरटी में दो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, दो पैराग्राफ्स डिवाइड दे रखे हैं जिसमें वो प्राइमरली डिस्कस्ड है। तो ये जो पहले वाला अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग हियर। व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स उठाए और उस डिबेट्स में से एक सेपरेट इलेक्टोरेट वाला इशू उठाया। इन्होंने ये बताया कि कुछ लोगों की तरफ से ये बेसिकली डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, फिर कैसे उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद बल्लभ पंत ने उसको अपोज किया, एंड व्हाई दिस आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ड्रॉप्ड। दिस इज अ डायरेक्ट मेंस क्वेश्चन। सिमिलरली दूसरे वाला, वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करती है। माना जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या हुआ उस दिन, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, उसके ऊपर डिबेट होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। जैसे एनजी रंगा एक सोशलिस्ट है, उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अ पेजेंट मूवमेंट, ही टर्म दैट कि द माइनॉरिटीज का जो वर्ड माइनॉरिटीज है इसको इकोनॉमिक टर्म्स में भी बेसिकली इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एक्चुअल माइनॉरिटीज वो हैं जो कि गरीब हैं, जो कि डाउन ट्रॉडन है। सो ही वेलकम्ड द लीगल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर एक इंडिविजुअल को लीगल राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो बता रहा है कि उसके भी एक्चुअली में लिमिट्स है, मीनिंगलेस है बेसिकली गरीब लोगों को, जो गांव में रहते हैं उनको फंडामेंटल राइट के बारे में बताना। भाई किसी गरीब आदमी का, कोई आदमी किसी छोटे गांव में रहता है, कोई ट्राइबल आदमी है, उसको ये बता के क्या फायदा कि बेसिकली तुमको देश के संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है, या तुमको बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। द थिंग इज दैट कि इट वाज एसेंशियल टू क्रिएट कंडीशन जहां पे ये राइट्स जो है वो इफेक्टिवली एंजॉय कर सके। ठीक है, दे नीड प्रॉप, दे नीड अ लैडर, मतलब कि अगर माइनॉरिटी को हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं डिफाइन करते हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज राइट्स, क्योंकि इन द एंड द पीपल हु डू नॉट हैव द रिसोर्सेज डजंट हैव द कैपेसिटी टू बेसिकली access these rights। ये डिबेट चल रहा है। रंगा ऑल्सो ड्रू द अटेंशन टू द गल्फ दैट सेपरेटेड द ब्रॉड मासेस ऑफ द इंडियंस एंड क्लेमिंग टू स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी दिखा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग हैं और जो एक्चुअली में भारत के जो लोग हैं, इनके बीच में एक काफी ज्यादा डिफरेंस है, एक गल्फ है। whom are we supposed to represent? Ordinary masses of people, less हम में से कोई भी मास, हम सबके सब elite हैं, we are all lawyer, we are all educated, we wish to stand for them, it may take some time, in the meanwhile we are here as the trustees, as their champions, we are trying our best to speak for them। One of the group mentioned by the Ranga, the tribals had among the representative to the assembly, एक orator थे जयपाल सिंह, उन्होंने भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम किया। सो दिस इज इट। ठीक है, नाउ उसके बाद एक वाला ये वाला इशू है, मेजर इशू, इसमें कोई और ये कोई खास वो नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कर क्या रही है एनसीईआरटी। पहले वाला एक सेपरेट इलेक्टोरेट वाला इशू, वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट से उठा के यहाँ पे डिस्कस डाला है। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड इशू, ताकि आपको संविधान के पीछे की फिलॉसफी, वो सेंटीमेंट, उस समय के इश्यूज को थोड़ा सा समझ में आए। देन वी वर सप्रेस्ड फॉर द थाउजेंड ऑफ द इयर्स। जो डिप्रेस्ड कास्ट हैं, इट वाज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वर द राइट्स बेसिकली गोइंग टू बी डिफाइंड फॉर देम। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट अंबेडकर ने डिमांड किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए डिप्रेस्ड कास्ट के लिए। महात्मा गांधी जी इस बात को अपोज करते थे, ये कह के कि भाई दिस विल परमानेंटली सेग्रीगेट द इंडियन सोसाइटी। अब ये जो दो अपोजिंग व्यू पॉइंट है, एक तो कांग्रेस और महात्मा गांधी का कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलने चाहिए डिप्रेस्ड क्लासेस का, दूसरा अंबेडकर का कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनके प्रोटेक्शन के लिए है। इस अपोजिशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉल्व कैसे करेगी? नाउ सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स जो थे वो डिप्रेस्ड कास्ट, उन्होंने ये अनटचेबल्स की प्रॉब्लम को एम्फेसाइज किया
कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन और सेफगार्ड से तो बचने वाली है नहीं, ये डिसेबिलिटीज जो है वो सोशल नॉर्म्स, मॉरल वैल्यूज से बेसिकली बनी हुई हैं। सिंपल नॉर्मल, इट्स नॉट अबाउट द इकोनॉमिक्स। सोसाइटी ने उनकी सर्विसेज यूज की है लेकिन उनको एक सोशल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर्ड टू सफर नो मोर। जे नगप्पा सेड दिस। नगप्पा पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली डिप्रेस्ड कास्ट आर टेक्निकली नॉट अ माइनॉरिटी। ठीक है, वो 20 से 25% पॉपुलेशन बनाते हैं, राइट। एट दिस टाइम ऑल्सो SC इज द 16%, जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है दैट इज द 16%। सो न्यूमेरिकली वो बेसिकली माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन उनकी जो सफरिंग है इट वाज ड्यू टू द सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन, नॉट ड्यू टू द न्यूमेरिकल इनसिग्निफिकेंस। ना उनको एजुकेशन मिलती है, ना उनका एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर है। आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस, अंबेडकर नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली रिकमेंडेड कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाए, हिंदू टेम्पल्स को ओपन कर दिया जाए सारे कास्ट के लिए, सारी लेजिस्लेचर की, सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। मैनी रिकॉग्नाइज कि दिस विल ऑब्वियसली नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, मेक सेंस, बट सोशल डिस्क्रिमिनेशन कुड नॉट बी इरेज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। उसके लिए हमें सोसाइटी के चेंजेस को भी करना पड़ेगा, बट दैट कम्स लेटर ऑन, स्लोली। एंड देन द फोर्थ पॉइंट, रिमेंबर अगेन व्हाट आई एम सेइंग, दे आर डिस्कसिंग दी व्हाट दिस चैप्टर इज डूइंग, कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। एंड देन दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि किस प्रकार से हम एक डिबेट पे, एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट डिनाई कर दिया गया था इवन दो डिमांड्स उठी थी उसकी। उसी प्रकार से डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो इश्यूज हुए थे उसको किस प्रकार से डिस्कस करना स्टार्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को कौन लोग मान रहे थे, कौन नहीं मान रहे थे। एंड देन द पावर्स ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाएंगी उनके पास कितनी पावर होंगी। Now, one of the important leaders of the time, जवाहरलाल नेहरू, he said that कि सेंटर होना चाहिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। पार्टीशन सेटल हो चुका है, इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी बने जो कि बेसिकली पीस ले ही ना पाए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली 3 लिस्ट बनाई थी, अभी भी ऐसी है, सेम ही है, यूनियन, स्टेट और द कंकरेंट। फर्स्ट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट थे जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, सेकंड लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट के, और थर्ड लिस्ट वो जो कि कंकरेंट है, मतलब कि दोनों के दोनों उसके पास काम करेंगे। हावेवर मेनी मोर आइटम्स वर प्लेस्ड अंडर एक्सक्लूसिव यूनियन कंट्रोल। जो ये यूनियन वाली लिस्ट थी पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, ज्यादातर जो टॉपिक्स थे वो ज्यादा सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए हुए थे। यूनियन के पास मिनरल्स और इंडस्ट्रीज का भी कंट्रोल था। उसके बाद आर्टिकल 356 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता था कि जब जरूरत पड़े स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करके स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर भी कर सकता है। इसके साथ साथ एक फिजिकल फेडरलिज्म को भी बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया गया। एंड दीज थिंग्स स्टिल स्टे। नाउ द थिंग इज दैट राइट्स ऑफ द स्टेट्स वर मोस्ट एलोक्वेंटली डिफाइंड बाय द के संथनम फ्रॉम द मद्रास। उन्होंने कहा कि सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। उन्होंने कहा कि अ रीअलोकेशन ऑफ पावर इज नेसेसरी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के लिए नहीं, ये सेंटर के लिए भी है। जनरली स्पीकिंग जब उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ लोगों ने ये देखा कि ज्यादातर पावर्स तो इन्होंने यूनियन लिस्ट के अंदर रख दिया, तो उसका क्रिटिसिज्म किया के संथनम ने। उन्होंने कहा कि एक ऑब्सेशन हो गया कि सारी की सारी पावर सेंटर को दे दी गई है उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। कहता कि अगर सेंटर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरबर्डन हो गया तो वो इतना इफेक्टिवली काम भी नहीं कर पाएगा। यू हैव टू रिलीव सम ऑफ दीज फंक्शंस, ट्रांसफर देम टू द स्टेट्स। सेंटर तभी स्ट्रांग होगा, सेंटर को वही काम करने चाहिए जो कि सेंटर के हैं। जस्ट बिकॉज कि तुम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट के अंदर एंटर कर लोगे तो डज नॉट मेक यू स्ट्रांग। एज फॉर द स्टेट्स, proposed allocation of the powers would cripple them, कि भाई तुमने स्टेट के लिए कुछ पावर्स दी नहीं है, तो जो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अभी ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज डिस्कशन गोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, is of no use. Fiscal provision would impoverish the provinces since most taxes except land revenue has been made the preserve of the center. सारा का सारा जो है सिर्फ लैंड टैक्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे टैक्सेस तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए हैं। सो I do not want any constitution in which the unit has to come to the center and I say I cannot educate my people, I cannot give sanitation, give me money, rather wipe out the federal system and let I have a unitary system. उन्होंने क्रिटिसिज्म में बोला कि भाई अगर ऐसा करना है तो एक काम करो ना, स्टेट को हटाई दो, सीधा यूनिटरी बना दो। जैसा अभी तुमने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो तुमने स्टेट्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन दिस सिचुएशन मोस्ट ऑफ द पावर्स आर विद द सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं, तो हर काम के लिए बार बार तुमको बेसिकली हाथ फैलाने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऐसा सिस्टम बनाने से बेहतर है कि इसको तुम सीधा यूनिटरी ही बना दो। Many others from the provinces echoed the same. They fought hard कि भाई वो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर थोड़ी सी कम पावर होनी चाहिए। एंड ओडिशा के एक मेंबर ने एक मेंबर भी दिया, द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक सिंस पावर हैज बीन एक्सेसिवली सेंट्रलाइज्ड। अब इसके साथ एक अपोजिंग व्यू पॉइंट भी था। An argument for the greater power to the provinces provoked a strong reaction also. अपोजिंग वाले वो बोले कि what we want today is a strong government. उन्होंने कहा कि यार देखो, अंबेडकर ने डिक्लेयर किया था वी वांट अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर।
मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मतलब कि ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिएगा। देश इस समय थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइम से गुजर रहा है। रिएक्टिंग टू द डिमांड्स ऑफ गिविंग द पावर टू द प्रोविंसेस, गोपाल स्वामी अयंगर डिक्लेयर्ड द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। बालकृष्ण शर्मा जी ने बोला कि यार ओनली स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान फॉर द वेलबींग, सबके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करवाना एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द फॉरेन एग्रेशन, वो तभी पॉसिबल होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी। भाई पार्टीशन से पहले कांग्रेस अग्री कर रही थी कि भाई प्रोविंसेस को जितनी भी ज्यादा ऑटोनॉमी मिले उतनी ज्यादा बेहतर होगी। दिस वाज द फर्स्ट प्री पार्टीशन प्री इंडिपेंडेंस आर्गुमेंट ऑफ द कांग्रेस। नाउ ये एक एफर्ट स्पेसिफिकली इसलिए था कि वो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको बेसिकली प्लेकेट करना चाहती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग कंटिन्यूसली इस डिमांड को करता रहता था कि भाई हमारे को एक ऑटोनोमस स्पेस चाहिए, ऑटोनोमस मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए प्लेस चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। तो टू इंश्योर कि वो किसी कंसेंसस पे आ जाए, इवन कांग्रेस यूज्ड टू फाइट फॉर द लार्जर ऑटोनॉमी फॉर द प्रोविंसेस। आफ्टर पार्टीशन सारे के सारे नेशनलिस्ट ने जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। दे फेल्ट कि जो अर्लियर पॉलिटिकल प्रेशर थे फॉर अ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर वो है नहीं, अभी इस समय यूनिटरी सिस्टम पहले से है। तो उस समय जो वायलेंस चल रहा था इट एक्चुअली गिव फर्दर पुश टू दी सेंट्रलाइजेशन। अब वो नेसेसरी लग रहा था कि एक तो स्पेसिफिकली जो ये कॉम्प्लेक्स सिविल वॉर चल रही है इसको कैसे रोका जाए। सेकंड, अब अगर कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो इट कैन बी डन ओनली सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइजेशन में कितनी होगी कितनी नहीं होगी इसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। देन द फिफ्थ इशू विच वाज द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, अगेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक और डिबेट हुआ कि लैंग्वेज ऑफ द नेशन कौन सी होनी चाहिए। इट वाज इज वेरी क्वाइट सिंपल कि बड़ी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थे। 1930s तक कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदुस्तानी ऑट टू बी द नेशनल लैंग्वेज। महात्मा गांधी को लगता था कि भाई एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको इजीली अंडरस्टैंड किया जाए इसके, एंड दैट वाज चोजन एज द हिंदुस्तानी, अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड उर्दू। ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज लोग बोल रहे थे। ना महात्मा गांधी को लगा कि यार दिस कैन बी आइडियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डाइवर्स कम्युनिटीज, हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनिफाई भी कर देगी और नॉर्थ और साउथ को भी यूनिफाई कर देगी। स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है, बट बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हिंदुस्तानी जो एज ए लैंग्वेज थी वो चेंज होने लगी। ठीक है, जैसे जैसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट डीप हुए तो हिंदी और उर्दू ये दोनों भी बेसिकली अलग अलग होने लगी। एक तो स्पेसिफिकली वन वाज देयर वाज अ मूव टू संस्कृताइज द हिंदी, पर्जिंग इट ऑल द वर्ड्स ऑफ द पर्शियन एंड द अरेबिक ओरिजिन। ऑन द अदर हैंड उर्दू को बेसिकली इंक्रीजिंगली पर्शियनाइज किया जा रहा था। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज लैंग्वेज जो है इट एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी। तो भाषा भी जो है वो बेसिकली धर्म के साथ जुड़ गई थी। महात्मा गांधी रिटेन्ड हिज फेथ इन द कंपोजिट लेवल नेवरदलेस। तो सबसे पहले एक प्ली आई हिंदी के लिए। सो जो अर्लीस्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है आर.वी. धुलेकर, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वहां से एक कांग्रेसमैन थे, उन्होंने कहा कि हिंदी जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की लैंग्वेज होनी चाहिए। तब धुलेकर को किसी ने कहा कि यार असेंबली में सबके सब हिंदी नहीं जानते। देन ही सेड दैट द पीपल जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हैं डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। जिसको हिंदुस्तानी नहीं आती भाई वो यहाँ पे बैठा क्यों हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, निकलो। सो एज हाउस ब्रोक इस पे थोड़ा सा कलेश हो गया। धुलेकर प्रोसीडेड विद स्पीच इन हिंदी। नाउ ऑन दिस ओकेजन जवाहरलाल नेहरू इंटरवीन, बट द लैंग्वेज इशू बेसिकली इसके बाद परमानेंटली इशू बन गया। आफ्टर 3 years 12 सितंबर, ऑलमोस्ट 3 years लेटर, ये 12 सितंबर 1947 को ये लैंग्वेज वाली स्पीच दी गई थी। उसके बाद लैंग्वेज कमेटी जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की एंड दे केम अप विद द कॉम्प्रोमाइज फार्मूला। द कॉम्प्रोमाइज फार्मूला वाज दैट कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देंगे। डेडलॉक एक एक ग्रुप था जो कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहता था और एक ग्रुप था जो उसको अपोज कर रहा था। सो इट वाज डिक्लेयर्ड कि हिंदी इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, बट जो हिंदी को ट्रांजिशन होगा वो ग्रेजुअल होगा। पहले 15 सालों तक इंग्लिश विल कंटिन्यू फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस। देखो डिबेट ये है कि जब संविधान बन रहा था सो देयर वाज एन इंपॉर्टेंट डिबेट कि कौन सी भाषा यूज की जाए अब अपने देश के लिए। एक स्ट्रांग डिमांड आई कि हिंदी कैन एक्चुअली भी, मतलब पहले प्री इंडिपेंडेंस तो आइडिया था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बेसिकली इंडिया की लैंग्वेज बना दी जाए, बट ड्यू टू दैट कम्युनल डिविजन्स वो हिंदुस्तानी बेसिकली धीरे धीरे आउट ऑफ फेवर चली गई। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज फिगर्ड आउट कि हिंदी कैन एक्चुअली बी दैट लैंग्वेज जो कि बेसिकली देश को साथ जोड़ सकती है। बट अगेन देर वर लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द असेंबली जो हिंदी जानते नहीं थे। देन देर वर पीपल फ्रॉम द साउथ इंडिया ऑल्सो जो कि हिंदी को बेसिकली अपोज कर रहे थे। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी थी जिसको ये काम सौंपा गया था इट केम अप विद दैट ऑफिशियल कॉम्प्रोमाइज। द कॉम्प्रोमाइज विद दैट कि हिंदी के अंदर ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, पर साथ ही साथ इंग्लिश भी चलती ही रहेगी 15 सालों तक, 15 ईयर्स तक इंग्लिश भी चलेगी। हम हिंदी में ट्रांजिशन करेंगे बट ग्रेजुअली करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल से परमानेंटली हिंदी हो गया है, ग्रेजुअली 15 साल का समय लगेगा एंड देन विल स्लोली स्लोली। और हर एक प्रोविंस को अपनी रीजनल लैंग्वेजेस भी चुनने का मौका दिया जाएगा जो कि अपना
जैसे साउथ का कोई प्रोविंस है वो अपनी किसी लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहता है, सो एक तीसरी और लैंग्वेज, प्रोविंशियल लैंग्वेज भी बेसिकली चूज कर सकता है अपना। जिसको हिंदी नहीं करनी है वो इंग्लिश फॉलो करे और प्रोविंशियल लैंग्वेज अपनी चूज कर ले। बाय रेफरिंग टू हिंदू एज द ऑफिशियल रादर देन द नेशनल, लैंग्वेज कमेटी को लगा कि भाई थोड़े से इमोशंस कम हो जाएंगे और एक प्रकार से सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ ही जो धुलेकर थे, ही सेड दैट कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं नेशनल लैंग्वेज करना है। He attacked who protested that Hindi was being forced on the nation, mocked in the name of Mahatma Gandhi that Hindustani rather Hindi, हिंदुस्तानी को बनाने के लिए तैयार हो तुम, हिंदी को नहीं। Nobody can be more happy than myself that Hindi has become the official language. Some say that it is a concession to Hindi language. I say no, it is the consummation of a historic process. ठीक है? Nevertheless, a day after Dhulekar spoke, Srimati G. Durgabai from Madras explained कि my president, Mr. President, the question of the national language is until recently has become a highly controversial issue. ठीक है, तो अपोजिशन वाले भी बात कर रहे हैं। Whether rightly or wrongly, the people of the non-Hindi speaking have been made to feel that this fight or attitude on behalf of Hindi speaking is a fight for effectively preventing that natural influence. Now, Durgabai informed the House that opposition in South against Hindi is very strong. ठीक है, अपोनेंट्स को ये जस्टिफाई करता है कि ये हिंदी का प्रोपोगेंडा हो जाएगा, ये प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को कंप्लीटली काट देगा। शी अलॉन्ग विद महात्मा गांधी carried the Hindi propaganda in South, braved resistance, started the schools, conducted classes in Hindi, लेकिन उसका क्या रिजल्ट है? आई एम शॉक टू से कि ये सब जो एजिटेशन है इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जो डिस्कशन थी लैंग्वेज के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी काफी सारे से डिवीजन थे। बॉम्बे के एक मेंबर थे श्री शंकर राव देव, he started as a congress, he had accepted Hindustani as a language, but he warned, if you want my wholehearted support, you must not do now anything which may raise my suspicions and which will strengthen my fears. T.A. Ramalingam Chettiar from Madras emphasized that whatever was done with caution, the cause of Hindi would not be helped अगर इसको aggressively push करेंगे तो, ठीक है? We want to live together. That is it. प्राइमरली ये बस 5 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेजर डिबेट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं इन दिस फॉर्मेट। Nowhere else this debates and this discussion about the framing of the constitution is given. बाकी जो पॉलिटी है हमारी और जो हिस्ट्री की पुराने वाली बुक है उसमें जनरली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। Nevertheless, the point here, my dear friend, is this कि रीडिंग इट विल एक्चुअली गेट यू इनटू दैट माइंडसेट एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिकली देश किस प्रकार से चल रहा था। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो इंटेंस डिबेट और डिस्कशन से आया था। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 299 लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो सेम सारी चीजों पे अग्री करते थे, मतलब कि देयर वर सम थिंग्स जो कि कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए तैयार थी, सम थिंग्स के ऊपर टाइमली कंसेंसस भी आया, बहुत सारी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा था। एक सेंट्रल फीचर जो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो सब्सटेंशियली मोर और लेस इस पे सब अग्री करते थे, और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज के ऊपर 100% अग्रीमेंट था, दैट वाज फॉर द ग्रांटिंग ऑफ वोट ऑफ एवरी अडल्ट इंडियन। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुआ। एवरी सिंगल पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली अग्रीड कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, मतलब कि करंट वोट सबको बेसिकली मिलनी चाहिए। इन द अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ द कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने भी स्टार्टिंग में एक साथ इकट्ठे नहीं किया था, पहले मैन विद प्रॉपर्टी को, फिर मेन को, फिर विमेन को। सो सेकंड इंपॉर्टेंट, द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एम्फेसिस ऑन द सेक्युलरिज्म। अब प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखा नहीं गया था, पर ऑपरेशनली इसके जो भी की फीचर्स थे दैट वाज काइंड ऑफ प्रोपोगेटिंग सेक्युलरिज्म। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो भी आर्टिकल्स डिफाइन किए गए थे वो स्पेसिफिकली रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए बात ही करते हैं। स्पेसिफिकली स्टेट ऑल्सो केप्ट इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्टेट। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं ये कभी कभी हमको एग्जैक्ट आइडिया देते हैं दैट व्हाट वाज हैपनिंग दैट 75 ईयर्स 75 साल पहले एक्चुअली में हो क्या रहा था। ठीक है, ग्रेट, ऑसम फॉर अस नाउ। So, ladies and gentlemen, what are we supposed to do here? See, ये हमारी न्यू एनसीईआरटी है, दिस इज कंप्लीटेड। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट है, बट ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको रीड करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस पिक करता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक दिन छूट जाएगा। So you have to read it. We are done with this. This is over from here onwards. Then when it comes to history, the second book which actually has more content and really will take some effort to learn is the old NCERT. ये old NCERT को करना ज़्यादा ज़रूरी है। This is what is called as the old NCERT. ये ओल्ड एनसीईआरटी को करने के बाद इसमें 15 चैप्टर्स हैं, बट वो काफ़ी लंबे लंबे चैप्टर्स है, वो आसानी से नहीं, मतलब वो उसको करने में लगेंगे हमें 15-20 लेक्चर लग जाएंगे उनको करने में। ठीक है, इट्स कोई डिटेल्ड बुक उसको करने में। जब ये दोनों की दोनों चीज़ें आप कर लोगे तो उसके बाद यू वुड बी हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ द हिस्ट्री इन योर माइंड।
ठीक है। पहले हमेशा याद रखना कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में वेरी स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में आते हैं 7 या 8 क्वेश्चन, कभी कभी 3 या 4 भी आ जाते हैं, बट मैक्सिमम 7 से 8 ऊपर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद मेंस में ये 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो उतना ही एफर्ट लगाना इस वाले सब्जेक्ट पे। इट इज नॉट एक्जैक्टली एज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज पॉलिटी, जिसमें 15 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आएंगे और कम से कम नहीं तो 100 नंबर का जो है वो पेपर 2 के अंदर मेंस में भी आता है। इसकी लिमिट जो है हिस्ट्री की एटलीस्ट नहीं तो पॉलिटी से 1/3 ही है। जरूरत पड़ने पर कुछ, अगर ये दोनों आपने बुक कर लिया है तो आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो, पर हमेशा ध्यान रखना कि स्पेक्ट्रम में से सिर्फ वही चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना जो कि इन दोनों में नहीं दिया हुआ था, बिकॉज बेनिफिट। ठीक है, एंड अगर इन दोनों को रीड कर लो तो फाइनली इसको अपना बेस बुक भी बना सकते हो कि मुझे पूरा का पूरा बस यहां से पूरा की पूरी पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, सो दिस इज डन। दिस बुक, ये वाली जो बुक है, द मॉडर्न हिस्ट्री न्यू एनसीईआरटी, दिस इज ओवर, स्टैंड्स ओवर फॉर नाउ। विल स्टार्ट विद द मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्र, from tomorrow. Anything else? The comments, my dear, comments. You can mention anything else in the comments. All right.